तो लास्ट लेक्चर में हमने 2 स्टेटमेंट प्रूफ किए थे और हमने 2 रैंडम इंटरवल्स को सिमिलर प्रूफ किया था और हमने प्रूफ किया था कि जो है कोई भी इंटरवल जो है वो आर के सिमिलर होता है। तो ये सारी चीज़ें की थी। आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा एक एग्जांपल से, जिसमें एक हमने सेट इस तरह से लिया है जहाँ पे फंक्शंस का कलेक्शन है। वो फंक्शंस क्या हैं, n2 0, 1 और b हमारा किस तरह का सेट है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और हमें दिखाना है कि a जो है वो b के सिमिलर होगा। ठीक है, तो सिमिलर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन लेते हैं जो कि हमारा क्या हो, a से b पे 1 1 हो ऑन टू हो, ठीक है, या फिर b से a पे 1 1 हो और ऑन टू हो। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं फाई, कहाँ से कहाँ पे, pn से a पे। ठीक है, pn से हमने a पे डिफाइन कर लिया, इसको हमने b माना था तो हम यहाँ पे b लिख सकते हैं। और किस तरह से डिफाइन करते हैं, एफ फाई ऑफ x इज इक्वल्स टू, चूँकि pn है और इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, सेट होंगे, और सेट को हम कैपिटल X से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x हमारा क्या है, a का एलिमेंट है। अब यहाँ पे इसको थोड़ी देर होल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, f ऑफ x क्या होगा। ठीक है, अब अगर हम x कोई एलिमेंट ले रहे हैं b का, b में b हमारा क्या है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब इसमें सारे सबसेट्स होंगे नेचुरल नंबर्स के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज सबसेट ऑफ n, अगर x b का एलिमेंट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, किस तरह से, f ऑफ x, इंडेक्स लिख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे x का रोल है और x हमारा कोई भी सेट हो सकता है, इनफाइनाइट या फिर फाइनाइट। ठीक है, किस तरह से डिफाइन किया गया, f ऑफ x r इज इक्वल्स टू 1 और 0, जब r हमारा क्या हो, x में हो और r हमारा x में ना हो। देखो फंक्शन हमारा कहाँ डिफाइंड है, नेचुरल नंबर पे, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर का हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो हमने इस तरह से ले लिया कि अगर ये जो इंडेक्स लिया है x, अगर r हमारा x में है तब तो हमारा ये वैल्यू क्या देगा, 1 देगा फंक्शन, और अगर x में नहीं है तो ये 0 देगा। तो हमने ये इस तरह से फंक्शन डिफाइन कर लिया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि f ऑफ x हमारा जो है वो कहाँ जाएगा, a में जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a हमारा सेट किस तरह का है, जहाँ पे कोई भी फंक्शन अगर नेचुरल नंबर से 0, 1 पे डिफाइंड हो रहा है तो हम कह देंगे कि वो a का एलिमेंट है। तो यहाँ पे भी f ऑफ x क्या हो गया, a का एलिमेंट हो गया। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे अगर 2 सेट हम ले लेते हैं x और y, ठीक है, और दोनों इक्वल ना हो। यहाँ पे ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, इसको फंक्शन को नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 सेट लिए x और y जो कि इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 2 सेट इक्वल कब नहीं होते, 2 सेट इक्वल तभी होते हैं जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो और इक्वल हो। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो या तो x में नहीं है या फिर y में नहीं है, तभी हम कह रहे हैं कि सेट इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट आर सच दैट n का कोई कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो या तो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा या फिर इसमें नहीं होगा। तो r बिलोंग्स टू x, r डज नॉट बिलोंग्स टू y। ठीक है, या तो x में होगा और y में नहीं होगा, या फिर x में नहीं होगा एंड y में होगा। अब देखो अगर r x में होगा तो फंक्शन हमारा वैल्यू क्या दे रहा है, 1 देगा। ठीक है, और r अगर x में नहीं होगा तो फंक्शन हमारी वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। और यहाँ पे देखो इसी तरह से अगर r हमारा y में नहीं होगा तो फंक्शन हमारा क्या वैल्यू देगा, 0 देगा। और r हमारा अगर y में है तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। अब यहाँ पे 2 फंक्शंस इक्वल कब होते हैं, जैसे अगर हम मान लें f और g 2 फंक्शन हैं, तो f और g ये इक्वल कब लिखे जाते हैं, जब हम कहते हैं कि इफ़ एंड ओनली इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू f g ऑफ x। तो 2 फंक्शंस हमारे इक्वल तभी हो सकते हैं जब उन पे जो अगर हम x ऑपरेट कर दें, x पे अगर ऑपरेट कर दें तो वो वैल्यू जो है वो सेम दें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर r हमारा
x में है तो हमारा r y में नहीं होगा, कम से कम एक ऐसा r मिल सकता है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो f ऑफ x r इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ y r, क्योंकि अगर r x में है तब तो हमारी इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और यहाँ पे r y में नहीं है तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 1 और 0 इक्वल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x और y इक्वल नहीं है तो इसके लिए हमें एक r ऐसा मिल जाएगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ y। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज नॉट इक्वल्स टू y, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू f ऑफ y। और इसका अगर हम निगेशन ले लें तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, और f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है उस पर आते हैं। तो यहाँ पे हमने फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया, f ऑफ फाई ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x। अब देखो इसके वन से अगर हम देखें तो फाई x इज इक्वल्स टू फाई y, वन की डेफिनेशन लगा देते हैं, जहाँ पर x और y हमारे कहाँ से आ रहे हैं, Pn से। ठीक है, ये क्या इम्प्लाई करेगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y। फंक्शन हमारा इस तरह से डिफाइन किया गया है, और हमने यहाँ पे देखा कि अगर f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y है तो ये क्या इम्प्लाई करता है, x इज इक्वल्स टू y, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ से हम कह पाएंगे कि फाई इज 1 1। अब देखो यहाँ पे अगर कोई फंक्शन 1 1 है, देखो फंक्शन अगर कोई ऑन टू होता है ना तो इसका मतलब क्या होता है कि कोडोमेन की हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे 3 एलिमेंट लिख लेते हैं या 4 एलिमेंट लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम 3 एलिमेंट लिख लेते हैं, तो इसकी इमेज ये मान लेते हैं, इसकी इमेज ये मान लेते हैं, इसकी इमेज ये मान लेते हैं, और अगर इसकी इमेज हम ये रख लें तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन अगर हम इधर से डिफाइन करना चाहें, इसको अगर हम पहले लिख लें, इस कोडोमेन को b को, इसको a मान लें, तो अगर हम इस तरह से लिखें 1 2 3 और इधर ये 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, और इसकी इमेज हमारी क्या थी, ये वाली थी, और इसकी इमेज ये थी, और इसकी इमेज एक तो ये थी और एक ये थी। ये तो हमारा ऑन टू फंक्शन था, पर ये हमारा फंक्शन ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि इसमें जो डोमेन होता है ना उसकी हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर देख सकते हो कि एक ये इमेज हो गई, एक ये इमेज हो गई, पर ये फंक्शन ऑन टू था। ठीक है, तो अगर ऑन टू फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन f है a से b पे, ठीक है, तो उसको अगर हम ऑन टू प्रूव करना चाहें तो हम इस तरह से उसको नहीं लिख सकते f ऑफ b टू a, जहाँ पे हम f को 1 1 दिखा दें। इन जनरल हम ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जब अगर ये फंक्शन हमारा 1 1 हो जाए, अगर ये फंक्शन क्या हो जाए, 1 1 हो जाए, और 1 1 का मतलब क्या हुआ कि ये वाला एलिमेंट है या तो यहाँ पे चौथा एलिमेंट होना पड़ेगा, तब तो 1 1 होगा। और जबकि हमने कार्डिनलिटी जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि अगर इसकी कार्डिनलिटी जो है वो इससे ज़्यादा है तो कभी भी फंक्शन हमें 1 1 नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे या तो इक्वल होने चाहिए या तो इसमें एलिमेंट ज़्यादा होने चाहिए, है ना। तो अब ये देखो, अगर इक्वल हमने कर दिया तो ये हमारे क्या होगा, फंक्शन जो है वो 1 1 हो गया। सिमिलरली अगर हम इसको उल्टा लिखना चाहेंगे तो इधर से लिखेंगे, तो हम चाहे इधर से देखें चाहे इधर से देखें, फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है। और अगर जब हम इधर से 1 1 प्रूफ कर देंगे तो ये हमारा ऑन टू भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अगर एलिमेंट ज़्यादा हो गए तो फंक्शन तो 1 1 रहा, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरह से लिख दें उल्टा सा, तो यहाँ पे एलिमेंट ये बच जाएगा, तो इसकी भी एक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर इसकी हम इमेज लेंगे तो इन्हीं में से 4 में से किसी पर मैप कराएंगे, तो ये इस तरह से मैप कराएंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं रह जाएगा, f जो है वो 1 1 नहीं रह जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर f हमारा a से b पे 1 1 है, ठीक है, और अगर f जो है वो b से a पे 1 1 हो जाए तो हम कह देंगे कि ये जो है फंक्शन क्या है, इसको हम g कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा b से a पे। तो अगर g हमारा 1 1 हो जाए तो हमारा f क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए 1 1 होना क्या है, शर्त है, और यहाँ पे भी
इसको क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो हमने फंक्शन डिफाइंड किया था फाई पी एन से ए, अब हम क्या करते हैं एक नया फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं साई। और साई हम फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन करते हैं, ए से पी एन पे, ठीक है। और ये फंक्शन किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, साई ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एक्स एफ, इसको कहते हैं सपोर्ट ऑफ एफ। किस तरह से ये डिफाइन किया जाता है, आर का नेचुरल नंबर का वो एलिमेंट जिसके लिए सच दैट एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखो अगर हम साई को 1 1 प्रूव कर देंगे तो हमारा फाई क्या हो जाएगा, वो ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पे साई ऑफ एफ इज इक्वल्स टू साई ऑफ जाई, और ये क्या इम्प्लाई करेगा हमारा एक्स एफ इज इक्वल्स टू एक्स जाई। अब देखो ये वाला जो सेट है वो हमारा किस तरह से डिफाइंड है, आर बिलोंग्स टू एन सच दैट एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1। तो ये सेट भी हमारा इसी तरह से डिफाइंड होगा, यानी कि जी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर ये दो सेट हमारे इक्वल हैं तो इनमें एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और उन पर जब इक्वल एलिमेंट्स होंगे तो उन पर जो फंक्शन की वैल्यूज हैं वो भी सेम आ जाएंगी। एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जी ऑफ आर, वो हमारा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और इसको हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू जी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट साई इज 1 1 एंड हेंस फाई इज ऑन टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फाई जो है वो फाई इज 1 1 एंड ऑन टू, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज सिमिलर टू बी। यहाँ पे ए हमारा क्या है, ये सेट दे रखा था, और बी हमारा ये सेट दे रखा था। ए सेट को हम कभी कभी इस तरह से भी डिनोट करते हैं 0,1 इसकी पावर नेचुरल नंबर, ये सिमिलर होगा बी यानी कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हमारा इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है। अब देखो चूंकि हम जानते हैं कि पावर सेट जो है नेचुरल नंबर का ये क्या होता है, कैंटेनम यानी कि अनकाउंटेबल, इसकी कार्डिनलिटी होती है। और ये दोनों अगर सिमिलर हो गए तो इसकी भी कार्डिनलिटी क्या आ गई हमारी, 0,1 की पावर नेचुरल नंबर, इसकी कार्डिनलिटी हमारी भी सी आ गई। और कार्डिनलिटी इसकी भी सी होती है, वो सेट हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये भी हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा, और ये तो हमारा अनकाउंटेबल था, इसी से हमने बताया कि ये हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। तो यानी जो सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं ना, तो वो हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, अगर उसमें ये जो एलिमेंट है, ये जो सेट है इसमें 2 एलिमेंट हो कम से कम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ए सेट दे रखा है, ए इज इक्वल्स टू फंक्शन एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू 0,1, ठीक है। और हम अगर सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ें तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू आर सच दैट एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए एन, ये हमारी सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है, ठीक है। यानी F1 क्या होगा, A1 के इक्वल होगा, F2 क्या होगा, A2 के इक्वल होगा। इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस मिलती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा फंक्शन किस तरह से होगा, देखो F1 1 पे हमारी इमेज कोई भी आए, लेकिन हम लिख सकते हैं F1, और इसको क्या लिख सकते हैं F2, ये हमारा F3, हमारा ये इस तरह का सेट है। और इसको अगर हम देखें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, अगर सीक्वेंस फॉर्म में लिखना चाहें, A1 A2 A3, ठीक है। और इसको हम फिर अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, AN सच दैट AN इज इक्वल्स टू 0 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ए सेट था हमारा वो किसके सिमिलर आ जाएगा, अगर हमने इस फंक्शन को इस तरह से डिफाइंड किया तो ये हमारा सीक्वेंस आ जाएगा, सेट ऑफ सीक्वेंसेस, जो कि हमारी क्या होंगी, या तो 0 होंगी या तो 1 होंगी। और अगर इसको हम सी मान लें तो ए जो है वो हमारा किसके सिमिलर हो जाएगा, सी के सिमिलर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है
अगर कलेक्शन ऑफ सीक्वेंसेस लिया जाए और अगर सीक्वेंस जो है वो हमारी 0 या 1 के अलावा भी अगर एलिमेंट्स दे रही हैं, लेकिन कम से कम 2 वैल्यूज आनी चाहिए, तो 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, कुछ भी आए, तो हम कहेंगे ये हमेशा अनकाउंटेबल रहेगा। ठीक है। और इसका नोटेशन अगर जो होता है वो हमारा किस तरह से होता है, यहाँ पे A1 A2 डैश डैश डैश, यहाँ पे AI हमारा क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, इस तरह से हम ये इसको लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा, और हम चाहें तो इसके लिए एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं इस तरह से कि स्टार करके लिख देते हैं, सेट ऑफ ऑल दी सीक्वेंसेस ऑन एनी टू सिंबल, ऑन एनी टू सिंबल्स। हमने 0,1 लिया था, यहाँ पे कोई भी सिंबल हो सकता है। सिंबल्स इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। कभी भी अगर सीक्वेंस लिखी हो और उसमें 2 सिंबल हों कम से कम, तो हम कह देंगे कि वो जो है वो अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, और इसी से हम कह पाएंगे कि हेंस आ सेट containing all the sequences on 2 or more symbols, 2 or more symbols is uncountable, is uncountable। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स ऑन काउंटेबिलिटी। कई सारे रिजल्ट्स हैं, उनको लिख लेते हैं। रिजल्ट्स ऑन काउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे पहला रिजल्ट हमारा क्या है कि एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये हमारा रिजल्ट है। और इसको हम देख भी सकते हैं कि अगर हमारा जो है सेट फाइनाइट हो, तो सेट अगर फाइनाइट है तो वो काउंटेबल भी होगा, और फाइनाइट सेट का जो सबसेट लेंगे उसमें भी क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट सेट से तो कम ही होंगे। जैसे कि अगर हम एक सेट लेते हैं x और इसकी कार्डिनिटी क्या है n, हम इसका सबसेट लेते हैं a x का। ठीक है, तो a की कार्डिनिटी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू कार्डिनिटी ऑफ x, और कार्डिनिटी ऑफ x क्या है, नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो इसका मतलब इससे तो कम ही होगी, तो इसका मतलब a भी हमारा क्या होगा, काउंटेबल होगा। फाइनाइट सेट के लिए ये ट्रू है। अगर इनफाइनाइट सेट की हम बात करें, तो अगर हम x लेते हैं इनफाइनाइट सेट, a इसका अगर हम सबसेट लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें अगर हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो इसमें भी होगा। तो x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू x, है ना, क्योंकि a हमारा किसका सबसेट है, x का सबसेट है, तो जो इसमें होंगे वो इसमें होंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अगर कोई हम एलिमेंट x में ले रहे हैं तो मतलब इसको अगर हम देखें तो ये इम्प्लाई नहीं करेगा कि x बिलोंग्स टू x इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a, है ना। ये हमारा ट्रू है, पर ये हमारा ट्रू नहीं है। अब ये देखो, यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ, a से x में, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्मॉल x। अब ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है। इसको हम देख के भी बोल सकते हैं ये फंक्शन 1 1 है। और अगर फंक्शन 1 1 होता है तो हम क्या जानते हैं उसमें कि कार्डिनलिटी ऑफ a जो है वो क्या होगी, लेस देन इक्वल होगी कार्डिनलिटी ऑफ x के। ठीक है, यानी डोमेन की कार्डिनलिटी कोडोमेन की कार्डिनलिटी से लेस देन इक्वल होगी, तभी हमारा फंक्शन 1 1 पॉसिबल होगा। अब अगर ये इनफाइनाइट सेट है तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, अलिफ नॉट होगी। ये इम्प्लाई करेगा कार्डिनलिटी ऑफ x a इज लेस देन इक्वल्स टू अलिफ नॉट। तो अगर x हमारा जो है इनफाइनाइट सेट है तो उसका सबसेट जो है वो भी हमारा काउंटेबल होगा, क्योंकि उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, अलिफ नॉट से कम होगी। अलिफ नॉट के इक्वल भी हो सकती है, अगर अलिफ नॉट के इक्वल हुई तो हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर अलिफ नॉट से स्ट्रिक्टली लेस देन हुई तो ये हमारा फाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज
काउंटेबल। अब देखो एक और रिजल्ट है दूसरा, n क्रॉस n, ये हमारा क्या है, इज काउंटेबल, ये हमारा काउंटेबल होगा। और इसको जो है काउंटेबल किस तरह से प्रूव करते हैं, कैंटर्स डायगोनल, ठीक है। अब देखो अगर हम किसी इसका हम एलिमेंट अगर लिखना चाहें तो अगर हम इस तरह से लिखें, चूँकि हमारे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में क्या होता है x, y, यहाँ पर x हमारा इस एलिमेंट से होगा, इस सेट से होगा, और एक y कहाँ से होगा, इस सेट से होगा। तो अगर हम इस तरह से लिखें 1, 1, 1, 2, 1, 3, और इस तरह से अगर हम लिखते चले जाएं तो हमारा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 इस तरह से आता चला जाएगा। तो यहाँ पे इस सिंबल के लिए तो कोई दूसरी चॉइस ही नहीं बचेगी, है ना। 2 तो हमारा फिर कभी आएगा ही नहीं। तो पहले हम इसको 1, 1, 2, 1, 3 इस तरह से लिखते चले जाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 2, 1, 2, 2, ठीक है, 2, 3 इस तरह से लिखते चले जाएंगे, और फिर हम 3, 1, 3, 2, 3, 3, यहाँ पे अगर हम देखें तो 1, 4 आएगा, 2, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3, 4 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक ऑर्डरिंग मिल गई, देखो 1, 1, 2 इन एलिमेंट से ऑर्डरिंग मिल गई, और अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो फर्स्ट वाले एलिमेंट से हमारी ऑर्डरिंग मिल गई। अब देखो यहाँ पे इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या आएगा, 1, 1, 1 + 1 2 आ जाएगा, और इसको ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 2 3 आ जाएगा। तो हम इस पर एक एरो लेते हैं। एरो किस तरह से लेंगे कि अगर हम इनको ऐड करेंगे और अगर वो हमारा इवन आ गया तो हमारा एरो ऊपर की ओर जाएगा, और अगर ऑड आ गया तो एरो हमारा कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। देखो यहाँ पे ये ऊपर की ओर जा रहा है, और यहाँ ये इस तरह से नीचे की ओर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या हैं, ऑड है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 3 + 1 4 आएगा, 2 + 2 4 आएगा, 1 + 3 4 आएगा। तो इवन नंबर आ रहा है तो हम इनको ऊपर की ओर लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे 1 + 4 5 आ जाएगा, 2 + 3 भी 5 आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा, और ये हमारे क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। तो हम इसको नीचे की ओर एरो ले लेंगे, ये इस तरह से। और अब जहाँ पे ये चेंज हो रहा होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 + 1 है, 2 था, यहाँ से 2 से 3 पर गए, इवन से ऑड पे गए, तो हमारा वहाँ पे टर्न ले लेंगे इस तरह से। और इसी तरह से यहाँ पे 2 + 1 क्या था, 3 था, और 3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से टर्न ले लेंगे, और सिमिलरली यहाँ पे भी हम इस तरह से टर्न लेंगे, और यहाँ पे इस तरह से टर्न ले लेंगे। सॉरी, यहाँ पे नीचे जाएगा इस तरह से, इसके नीचे भी ऑर्डरिंग होगी, उसको हम उस तरह से भी देख सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक ऑर्डरिंग बन गई। ऑर्डरिंग किस तरह से बन गई, 1, 1, उसके बाद में 1 2 2 1 3 1 2 2 1 3, तो इस तरह से ये हमारी ऑर्डरिंग बन गई। इसको हम कहते हैं कैंटर्स डायगोनल, और इससे हम कह पाएंगे कि ये हमारा n क्रॉस n क्या है, काउंटेबल सेट है, ठीक है। अब अगर n क्रॉस n काउंटेबल सेट है और हम जानते हैं कि ये क्या है, काउंटिंग सेट है, तो हम इन जनरल कह पाएंगे कि A and B आर काउंटेबल, ठीक है। अब देखो A और B हमारे क्या हैं, काउंटेबल हैं, तो A और B हमारे क्या होंगे, या तो n के सिमिलर होंगे या तो फाइनाइट होंगे। काउंटेबल सेट की डेफिनेशन ही है, या तो फाइनाइट होंगे या तो काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे। अगर काउंटेबली इनफाइनाइट हैं तो वो n नेचुरल नंबर के सिमिलर होंगे, और अगर फाइनाइट हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि A अगर काउंटेबल है, B काउंटेबल है, तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू कार्डिनलिटी ऑफ B। इन दोनों के प्रोडक्ट से कार्डिनलिटी के, इन दोनों की कार्डिनलिटी जो है, उनके प्रोडक्ट जो है वो हमारा A क्रॉस B आ जाएगा। अब देखो ये हमारे काउंटेबल हैं, देन A क्रॉस B इज काउंटेबल, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, काउंटेबल होगा। अब यहाँ पे देखो हमने अगर
यहाँ पे नेचुरल नंबर इसको देखा तो ये हमारा क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। हम इसको क्या करते हैं, A1 मान लेते हैं, इसको हम A2 मान लेते हैं, इसको हम A3 मान लेते हैं, इसको हम A4, A5, A6 इस तरह से मान लेते हैं। और n क्रॉस n को जो है हम एक नया सेट मान लेते हैं C, ठीक है। और C में किस तरह के एलिमेंट हैं, A1, A2 इस तरह से एलिमेंट है। तो अगर हम इसको C को फिर से एक बार प्रोडक्ट लें नेचुरल नंबर के साथ, तो फिर हमारा ये कैंटरस थ्योरम से हम इससे कह पाएंगे कि ये हमारा किस तरह का होगा, A1, 1 और यहाँ पे A1, 2, A1, 3 इस तरह से हमारा ये चलता चलेगा। सिमिलरली यहाँ पे A2, 1, A2, 2 और फिर इसको हम काउंटर डायगोनल से कर लेंगे। इस तरह से हम पूरा यहाँ पे इसी तरह का बना लेंगे और इसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी हमारा सिमिलर हो जाएगा। बस यहाँ पे 1 की जगह पर A1 है, 2 की जगह पर A2 है ना। इस तरह से हमारा है, तो इसको भी हम कह पाएंगे कि C क्रॉस N जो है वो हमारा काउंटेबल होगा। और C क्रॉस N हमारा किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा काउंटेबल होगा। अब हम इसको अगर एक्सटेंड कर दें रिजल्ट को, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ़ A1, A2 डैश 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 AN आर काउंटेबल, देन A1 क्रॉस A2 क्रॉस डैश 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 क्रॉस AK। और इसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, K इज इक्वल्स टू 1 to N AK, यहाँ पे N होगा हमारा, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमारा N है तो ये हम अगर AI हमारा काउंटेबल है तो ये प्रोडक्ट भी हमारा काउंटेबल होना चाहिए। यहाँ पे ये शर्त है, काउंटेबल होना चाहिए, A1 A2 सारे काउंटेबल होना चाहिए। लेकिन अगर इनमें से एक भी हमारा अनकाउंटेबल हो गया, मान लेते हैं हम A3 अगर हमारा अनकाउंटेबल है, बाकी A1 A2 बाकी सारे हमारे काउंटेबल हैं, तब भी ये हमारा क्या आ जाएगा, अनकाउंटेबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये शर्त है कि ये सारे एलिमेंट्स काउंटेबल होने चाहिए, तब हम कह पाएंगे कि ये हमारा फाइनाइट प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं ये हमारा काउंटेबल होगा। लेकिन अगर ये हमारे काउंटेबल हैं और इनका प्रोडक्ट अगर हमारा इनफाइनाइट हो जाए, ये हमारा नोट करने की चीज़ है कि A1 क्रॉस A2 क्रॉस डैश 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 क्रॉस AN क्रॉस AN+1 क्रॉस डैश डैश, ठीक है। यानी कि अगर हमारा ये N से एलिमेंट्स हैं, इसमें हम AN+1 और इस तरह से बढ़ाते चले जाएं और ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हों, काउंटेबल हों, तो उनका आर्बिट्रेरी प्रोडक्ट जो है वो हमारा काउंटेबल प्रोडक्ट जो है वो हमारा काउंटेबल नहीं हो सकता। यानी कि ये जो है वो हमारा काउंटेबल नहीं होगा। देखो मान लेते हैं कि A1 में क्या है, क्वालिटी ऑफ A जो होनी चाहिए वो क्या है, AI मान लेते हैं, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारा जो अगर हम इसमें कोई एलिमेंट लेंगे, अल्फ़ा बिलोंग्स टू A1 क्रॉस A2 डैश डैश, तो इसके पास अल्फ़ा के पास किस तरह की चॉइस आएगी, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू A1 A2 डैश 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 AN+1 डैश डैश। तो ये हमारी एक तरह की सीक्वेंस आ गई। और हमने अभी लिखा था कि सेट ऑफ ऑल द सीक्वेंस ऑन एनी 2 सिंबल्स इज अनकाउंटेबल, तो ये हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। और इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि A1 के पास कितनी चॉइस होंगी, 2 चॉइस होंगी, इसके पास कितनी चॉइस होंगी, 2 चॉइस, इसके पास भी 2, और इस तरह से ये हमारा 2 × 2 × 2 इस तरह से इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। और 2 × 2 × 2 ये इनफाइनाइट तक होता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर अलिफ नॉट, और ये हमारा क्या होगा, C हो जाएगा। तो फाइनाइट प्रोडक्ट तो हमारा काउंटेबल होगा अगर 2 सेट काउंटेबल हैं, लेकिन इनफाइनाइट प्रोडक्ट जो है वो हमारा